सोचा है, जब एक महिला अपने सपनों के बीच में एक ऐसी दीवार से टकरा जाती है जिसका नाम है कैंसर, तो उसके अंदर क्या तूफान चलता होगा। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। कल की प्लानिंग, आज का जीवन और कल का सपना सब एक डायग्नोसिस में सीमित हो जाता है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल जंग है जो हर दिन लड़नी पड़ती है। और इस जंग में एक नाम रोशनी की तरह उभर कर आता है, डॉक्टर अंजलि कुमारी। डॉक्टर अंजलि एक गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये महावीर कैंसर संस्थान पटना में एक सीनियर कंसल्टेंट है जो कैंसर से लड़ती हर महिला के लिए एक सेवियर, एक गाइड और एक होप बन चुकी है। इन्होंने ना जाने कितनी जिंदगियों में उम्मीद जगाई है। जहाँ लोग टूट जाते हैं वहाँ इनकी बातों से हिम्मत मिलती है। इनके हाथों में सिर्फ इलाज नहीं, जीवन है। हाय, दिस इज आंखों का सफर पॉडकास्ट विद शालिनी। आज का एपिसोड आप बहुत ध्यान से सुने, समझें, महसूस करें और आज की हर बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हेलो डॉक्टर अंजलि, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you very much for having me on your podcast, and more importantly of thinking of this topic because it is very relevant. आज के ज़माने में ये बहुत ही important topic है जिसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में हमें खुल के डिस्कशन करना चाहिए। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टबूज़ हैं कि अरे किसी और को मत बताओ या उन्हें ख़राब लगेगा कि मुझे ये बीमारी है, तो ये सब चीज़ों को हमें दिमाग से निकालना है और इसके बारे में अवेयरनेस देनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक एंड इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। डॉक्टर अंजलि, जैसा हम जानते हैं कैंसर अब हर घर में पहुंच चुका है। ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो अभी एट प्रेजेंट आंकड़े क्या कहते हैं? वेरी गुड, बिकॉज कोई भी डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। एंड अगर मैं आंकड़ों के बारे में बात करूं तो 2022 में लास्ट सेंसस आई थी। उसके हिसाब से सालाना पूरे विश्व में 20 मिलियन न्यू केसेस होते हैं एवरी सिंगल ईयर। एंड विल यू बिलीव इट, इंडिया इज़ द थर्ड इन रैंकिंग। हम लोग विश्व में तीसरे रैंक पे हैं और हमारे यहाँ सालाना 1.4 मिलियन नए केसेस कैंसर के पाए जाते हैं। सो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन। Oh my God, this is actually a lot. So, what is the ratio between male and female? सो पहले जो ट्रेंड देखा जाता था, यूजुअली कैंसर्स जो होते थे मेल्स में ज़्यादा होते थे क्योंकि मेल्स ज़्यादा टबैको इस्तेमाल करते थे खाने के तौर पे या स्मोक करने के तौर पे। बट अब महिलाओं में कैंसर ज़्यादा पाया जा रहा है और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो विश्व में महिलाओं में सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कैंसर हो चुका है और वह हमारे देश में भी सबसे कॉमन कैंसर है, ना सिर्फ महिलाओं में बट महिलाओं और पुरुषों को जोड़ करके भी अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन आवर कंट्री। एंड उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है सर्विक्स कैंसर। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं जिनकी हम हर चीज़ में हम कॉपी करते हैं, उनके बर्गर खाते हैं और उनके रहन सहन सब कॉपी करते हैं, बट जो डेवलप्ड नेशन है उन लोगों ने सर्विक्स कैंसर पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है और हमारी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। सो डॉक्टर अंजलि, लेट्स टॉक बेस लेवल से हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? ओके, सो अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर होता है, या महिलाओं में होता है, बट ये पुरुषों में भी हो सकता है, रेयर है बट हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर इज स्तन कैंसर विच इज़ अगेन एज आई एम सेइंग इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। So what are the symptoms of
breast cancer? Most commonly females will feel a lump in her breast एंड उन्हें एक गांठ महसूस होती है ब्रेस्ट में. कभी कभी महिलाओं को निपल से डिस्चार्ज भी निकलता है, या वो डिस्चार्ज जो होता है वो पानी जैसा हो सकता है, या उसमें थोड़ी खून की लाली भी हो सकती है. तो यही मोस्ट कॉमन सिम्टम है. बट प्रॉब्लम हमारे पॉपुलेशन में है. पॉपुलेशन में इसलिए है क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो अपने गुप्तांगों के प्रॉब्लम्स को जल्दी अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर नहीं करती. उन्हें तरह की शर्म, झिझक होती है कि मैं कैसे ये बात करूं, मैं कैसे अपने मेल मेंबर को ये के साथ बात करूं. तो ये रूरल एरियाज में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मैं कैसे ये बात करूं. तो दूसरी ये प्रॉब्लम भी है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो मल्टीटास्कर्स हैं, और हम लोगों के यहाँ पहले एक पुरुष प्रधान सोसाइटी थी जिससे हम आगे बढ़ चुके. तो महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी और बाहर भी काम करने लगी, परंतु उनको अभी भी घर संभालना पड़ता है. और इन सभी चीज़ों में अक्सर महिला अपने हेल्थ को निग्लेक्ट कर देती हैं. मेरे खुद के जान पहचान में लोग हैं जिन्होंने फील किया उस लंप को, बट उन्होंने सोचा ठीक है मैं कल बता दूंगी, मैं परसों बता दूंगी, एंड दैट वेंट ऑन फॉर मंथ्स, एंड फाइनली व्हेन शी told people about it, it was too late. So it was in an advanced stage. So how do we diagnose it? Okay, so diagnosing breast cancer is very simple. There are some simple investigations like a mammography, जो कि एक तरह का एक्सरे होता है, छाती का नहीं, स्तन का एक्सरे होता है. और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है. यंगर एज ग्रुप्स में अल्ट्रासाउंड से भी स्तन को देखा जाता है. और फाइनली इसकी जो फाइनल डायग्नोसिस होती है वह बायोप्सी के द्वारा होती है. बायोप्सी भी एक बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसमें बहुत वे चीरा वीरा कुछ नहीं लगता, बट उस सिंपल बायोप्सी करके एक नीडल से बायोप्सी होती है और उससे फिर डायग्नोज हो जाता है कि वो कैंसर है या नहीं. डॉक्टर अंजलि, आपने एक और वर्ड यूज़ किया, सर्विक्स कैंसर. अब ये सर्विक्स कैंसर क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग. मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, कैंसर विशेषज्ञ हूँ. तो सर्विक्स कैंसर हमारे वर्कलोड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. तो सर्विक्स कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर. अगर मैं बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो हिंदी में इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं. यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है उसे सर्विक्स कहते हैं. जो बच्चेदानी का जो रास्ता होता है, मुंह होता है, उसे सर्विक्स कहते हैं, और उसका जो कैंसर होता है उसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं. और आप पूछेंगे, इसके पहले मैं बताऊं कि इसके जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मली महिलाओं को संबंध बनाने के बाद खून दिखता है, या फिर उन्हें उनके महीने ख़त्म हो चुके हैं, वे बूढ़ी हो चुकी हैं और अचानक से फिर से दोबारा महीने आने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, या फिर यंगर महिलाओं में जो नॉर्मल मासिक महीने महीने होती है वो महीने महीने ना होकर वो बीच में भी उन्हें ब्लीडिंग होने लगे. तो ये सारे लक्षण, या पानी आना, पानी में बदबू आना, तो ये सारी लक्षणें जो हैं वो सर्विक्स कैंसर की हैं. और जब भी ये लक्षण मिले तो तुरंत डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए. हम सर्विक्स कैंसर से कैसे बच सकते हैं? सर्विक्स कैंसर जो है, मैं कहूँगी एक बहुत ही अच्छा कैंसर है. लोग पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो अच्छा इसलिए है क्योंकि यह जो कैंसर है, यह कैंसर का रूप लेने में बरसों लगा देता है. तो हमारे पास इसे जल्दी पकड़ने का बहुत टाइम मिलता है. और ये जो सर्विक्स कैंसर होता है यह एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी HPV वायरस. और इन्फेक्शन से लेकर कैंसर बनने तक का सफ़र कई बरसों का होता है. तो अगर हम इस इन्फेक्शन को इन्फेक्शन के स्टेज में पकड़ लें या कैंसर बनने से पहले यानी प्री इन्वेजिव स्टेज में पकड़ लें तो इसका इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है. और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है और सबको बतानी है कि
सर्विक्स कैंसर से बचने का जो सबसे अहम तरीका है वो है स्क्रीनिंग, यानी कि हर औरत को अपना जांच कराना है हर 3 या 5 साल पे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिस महिला को दिक्कत होने लगे, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, वो ही जाके अपना टेस्ट करे, नहीं। इसका कहने का मतलब है चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, एक बार यौन संबंध बनना शुरू हो जाए उसके बाद या फिर 30 साल की उम्र के बाद हर 3 साल या 5 साल पे आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। So breast cancer is mammography and cervix cancer screening. Yes. आजकल हम लोग कैंसर के वैक्सीन के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, ये क्या है? बहुत ज़्यादा बातें जैसे आप कह रहे हैं कैंसर के वैक्सीन के बारे में हो रही है, और यह जो वैक्सीन है वो जो मैंने टॉपिक टच किया था सर्विक्स कैंसर जिसके बारे में बताया, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यह वैक्सीन उसी के अगेंस्ट है। तो ये उसके अगेंस्ट नहीं है, ये उसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है कि हम उसको वो इन्फेक्शन होने ही ना दें, HPV इन्फेक्शन होने ना दें। एक बार आपको कैंसर हो गया तो वो आपके ट्रीटमेंट में नहीं हेल्प कर रहा है, पर अगर आपने सही समय पर बचपन में या अर्ली एज में ले लिया है तो आपको इस कैंसर के होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये बचपन या अर्ली एज क्या है? ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज anything that is going to protect me in later life if I'm exposed to some disease. Like जब बच्चे पैदा होते हैं we give them vaccine against TB, we give them vaccine against polio. So it is something like that. So the ideal age group for vaccination is between 9 to 15 years of age. Okay. So 9 to 15 years of age, girls should be vaccinated with these HPV vaccines. एंड अभी सरकार की बात हो रही थी कि वे अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको इंक्लूड करें। इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज येट, बट they are talking about it. And as you as having a social responsibility, you have a platform where you can talk about subjects like these. You should talk about it, about how it can affect our population and how it can better and improve the outcome for our young girls. So ideal age is 9 to 15 years of age, where they will require 2 doses of these vaccines, but it can be given up to 26 years of age as well. एंड अर्लियर ये वैक्सीन्स बहुत एक्सपेंसिव आती थी क्योंकि ये बाहर बनती थी, बट अब हमारे यहाँ इंडियन मेड वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। तो जो इंडियन मेड वैक्सीन्स है वो अप टू 26 ईयर्स ऑफ एज में टेस्टेड है एंड इसको दिया जा सकता है, बट जो फॉरेन वैक्सीन्स है दे कैन ऑल्सो बी गिवन अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। The efficacy is reduced, but still it provides some sort of protection. So another thing I would like to point is, just a minute before that, ये vaccines कहाँ available होती है? Okay, this is very commonly available everywhere. If I'm talking about Patna specifically, then I will say my institute is having all the 3 types of vaccines which are available in the market. And जो भी leading hospitals है, it is very readily available in the market. And important topic that I was touching was that ये vaccine सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, इसे बॉयज़ में भी दिया जा सकता है। एंड फ्रॉम जस्ट लाइक आई सेड 9 to 15 इज़ द आइडियल एज and can be given up to 26 years for the boys as well. तो boys में ये cervix cancer से तो नहीं बचा रहा है उन्हें, but then there are a lot of genital infections like warts and plus HPV infections also. Now this HPV infection has been found to be causing a lot of oral cavity cancers also in the mouth. So it sort of might help in that as well. So ये सिर्फ हमारी बच्चियों और महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि बच्चे लड़के भी ले सकते हैं 26 साल की उम्र तक। हमारी काफ़ी ऑडियंस एक यंगर एज को बिलोंग करती है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
जैसा कि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो कैंसर का ट्रेंड है वो वेस्टर्न कंट्री से डिफरेंट है। एंड हमारे यहाँ यह कैंसर, अगर सर्विक्स कैंसर की ही बात करें तो ये करीब 10 years यंगर फीमेल्स में पाया जाता है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। Having the correct information is winning half the battle. तो पहले बात तो मैंने यही कहा कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आप 26 साल के नीचे हो, प्लीज़ जाओ अपने डॉक्टर से बात करो और वैक्सीन ले लो। अगर आप 9 to 15 years में हो, बच्ची हैं आपकी, तो प्लीज़ उन्हें वैक्सीन दिलवा दें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। Another trend that we are seeing in our country now, which is similar to the Western countries, is that हमारे बच्चे बहुत ही टीनेजर एज से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that how important is barrier contraception. So if I'm talking about barrier contraception, I'm talking about condoms. So it is very important because it helps in reducing sexually transmitted infections. So now nobody is going to tell you that you don't indulge in all this, that you are old enough to understand whether you want to do it or not. But you should have the correct protection. And this will protect you from unwanted pregnancies, 1. 2, very, very importantly, it's going to protect you from any sexually transmitted infections. And HPV is also a form of sexually transmitted infection. So having the proper precautions and being prepared in the form of getting vaccinated are very important aspects of protecting yourselves from this cancer later in life. हमारे यहाँ कैंसर एवरी डे बढ़ रहा है, हर घर तक पहुँच रहा है, तो ये ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? Okay, so you're absolutely right in saying that जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एस्पेक्ट ये है कि पहले ऐसा होता था कि लोगों को बीमारियां होती थी, पता भी नहीं चलता था एंड वो गुजर जाते थे। धीरे धीरे वो ज़माना आया जब हमें बीमारियों का पता चलने लगा और हम धीरे धीरे उसके लिए दवाइयाँ बनाने लगे और लोगों का जो जीवन है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ने लगा। अब दूसरा फैक्टर आ जाता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हमारे खान पान में अंतर आ गया, हमारे लाइफस्टाइल में अंतर आ गया। हम अब बर्गर, पिज़्ज़ा और चीज़ खाते हैं और एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं। हमारे अपने कंफर्ट के लिए हमारे पास जितने गैजेट्स हो सकते हैं वो हैं। कितने लोग हैं जो वॉक करते हैं या खुद से अब तो रोबोट्स आ गए हैं, झाड़ू पोछा भी रोबोट्स ही लगा देते हैं। सो बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल and the change in the eating habits is taking its toll. हमारे population में अब obesity is a major problem. In fact, childhood obesity is a major problem as well. तो बचपन से ही बच्चे जो हैं वो मोटे हो रहे हैं, तो उनका आगे बढ़ के उन्हें डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर होना, तो ये तो निश्चित है। साथ साथ में इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कैंसर भी पनप सकता है इन बच्चों में आगे बढ़कर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस दैट आवर पॉपुलेशन इज नाउ एक्सपीरियंसिंग, दैट plays a major role in the rising graph that we are seeing. आप एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके पास डिफरेंट तरह के पेशेंट्स आते होंगे, तो कॉमन मिथ क्या है? वो क्या प्रॉब्लम लेकर के या क्या मिथ लेके आपके पास पहुंचते हैं? अगर मैं बात करूं सबसे पहली तो ये बात होती है कि जो दूर दराज के पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, वो कोशिश करते हैं जितना हद तक हो सके वो इलाज अपने ही गांव के आसपास करा लें और काफ़ी क्वैक्स के हाथों में पड़ जाते हैं। और जब वो केस बिल्कुल बिगड़ जाता है तब हमारे पास आते हैं। तो पहले क्या होता था कि कैंसर इतना ज़्यादा था नहीं, तो क्वैक्स जो भी ट्रीटमेंट देते थे वो नियरली 95% ठीक ही हो जाता था। बट अब क्या है, कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि
कुछ भी बीमारी का वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम्स वो मिसफायर होता है एंड दे हैव टू सेंड द पेशेंट टू अ हायर सेंटर फॉर कैंसर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि कैंसर को वो लोग एंटिसिपेट नहीं करते, उन्हें लगता है अच्छा ठीक है चलो बच्चेदानी का ऑपरेशन कर देते हैं, पर वो जांच ही नहीं कराते। कई बार मरीज़ भी बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जांच नहीं करवाना चाहता हूँ, तुम ऐसे ही मेरा इलाज कर दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई तकलीफ़ है पहले उसके जड़ पे जाओ कि तकलीफ़ क्यों है, और फिर उस तकलीफ़ का इलाज करवाना चाहिए। अगर मुझे आज बुखार है और मैं सिर्फ बुखार का दवा खा लूँ और मैं ये ना सोचूं कि मुझे बुखार क्यों हुआ है, तो जो कारण है वो तो ट्रीट नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग डेली फेस करते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि कैंसर को कभी ऑपरेट नहीं कराना चाहिए, ये हमेशा सुनते रहे कि एक बार नाइफ लग चीरा लग गया। हाँ, अगर चीरा कैंसर के गोले में लग गया तब तो वो सब जगह फैल जाएगा। ये बिल्कुल 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 ही गलत है, क्योंकि जब कैंसर निकलने के कंडीशन में होता है, मतलब अगर वो इस अर्ली स्टेज में है कि हम उसके ऑपरेट करके निकाल सके, तो हमें उसे ऑपरेट करके निकालना ही चाहिए। हर एक कैंसर का एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट होता है एंड सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सो हैविंग दिस फॉल्स बिलीफ दैट नहीं, कैंसर में अगर छुरा लग गया, यहाँ तक कि पेशेंट्स मेरी ऐसी होती हैं जो बायोप्सी तक नहीं कराती हैं। बायोप्सी एक छोटा सा जांच है जिससे पता चलता है कि कैंसर है भी कि नहीं, बट उन्हें बायोप्सी कराने में भी संकोच है, डर है। उसके लिए उनको बहुत बार काउंसल करना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये गांव वालों ने और पुराने लोगों ने भर दिया है कि कैंसर में अगर छुरा लगा तो वो फैल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, और आपके जो डॉक्टर हैं वो कभी भी आपको इस तरह का मिसलीडिंग सजेशंस कभी नहीं देंगे। एंड बायोप्सी विल नेवर स्प्रेड द डिजीज़। कभी भी बायोप्सी से डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती है। I think these are the two most common problems that I'm facing in my practice, and ये आप दर्शक सुन रहे हैं तो बी अवेयर ऑफ इट, अंडरस्टैंड इट, एंड अगर आप किसी को सुने इस तरह की बातें करते हुए, सो मे बी यू कैन करेक्ट देम दैट इट इज़ नॉट सो। आप एक चीज़ बताइए, कैंसर ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है? There is no definite 2 + 2 = 4, because first of all, this is a disease which spreads and it has stages. So if you come with an early stage disease, then you are assured of a cure. Okay, but then it is definitely a disease which always has a tendency to come back. अगर हमने पूरी तरह से उसे अभी क्योर कर दिया तो ये निश्चिंत नहीं हो जाना है कि अरे मेरा ट्रीटमेंट हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं कराना है। नहीं, आपको उसके बाद सर्वेलेंस में रहना ही रहना है। आपको हर 3 महीने पे, नॉर्मली हर कैंसर का प्रोटोकॉल होता है कि हर 3 महीने पे पहले 2 साल तक, और उसके बाद 6 महीने पे अगले 3 साल तक हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसको देखते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है वो दोबारा आ सकती है। तो हमारा एम यही होता है कि हम उसे अगर वो दोबारा आया तो हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। सो द आंसर, माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस स्टेज पे आए हो, आपको कहाँ का कैंसर है, वो कैंसर जो है वो कितना रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट को। बहुत कैंसर ऐसे होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बिल्कुल किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उसमें हम आपको किसी भी तरह का अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। बट कुछ कैंसर अच्छे होते हैं जिनको अगर हम लोग अच्छी तरह से पूरी ट्रीटमेंट कर दें तो पेशेंट्स को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरी ट्रीटमेंट। कुछ लोग जो होते हैं, ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का, 1 दिन का तो ये है नहीं। तो बहुत लोग होते हैं जो बीच में ही अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं एंड वो घर चले जाते हैं मिड ट्रीटमेंट, एंड देन आफ्टर दैट मैडम मैं फलाना दवा करवा रही थी एंड अब मैं आई हूँ आपके पास 1 साल के बाद, एंड उसके बाद आप स्टेज 4 लेके आ जाओ। तो दैट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स। सो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन फॉर एनी फॉर्म ऑफ डिजीज़
any form, not just cancer, but any form of disease is always beneficial for the patient. Okay, tell me one more thing. Does individual difference matters? Suppose आपके पास 2 पेशेंट आते हैं, दोनों सेकेंड स्टेज ऑफ लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर लेकर के आते हैं, तो क्या दोनों का ट्रीटमेंट या सक्सेस सेम रहेगा या इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पे आ जाए? Definitely there is an individual difference. Why? Because cancer depends on your body, your immune system, you know. Like somebody who has a good general condition, who is from a good family, उसे अच्छा खान पान मिला हुआ है, तो वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और डिजीज़ भी अलग अलग होता है. ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ कुछ बहुत ख़राब टाइप के कैंसर होते हैं, कुछ कुछ अच्छे टाइप के होते हैं. सो दैट ऑल्सो इज़ अ फैक्टर. बट अगेन लाइक आई सेड, जनरल कंडीशन ऑल्सो हेल्प्स. लाइक इफ शी इज़ अ वेरी poor and cakic sick, very malnourished patient, then definitely she won't respond to treatment very well. But a patient who is well preserved will fare better on treatment. What is that one last message that you want to give to the audience? वो क्या एक चीज आप किस चीज पे रोशनी डालना चाहेंगी? 1 को मैं 2 या 3 कर देती हूँ. It is like ask for a wish and I ask for 3, something like that. So first and foremost, I would like to say that right now हमारे पास ये 2 कैंसर्स हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनको हम अर्ली पकड़ सकते हैं, जो कि है ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर. तो प्लीज़ ऑल females and males. Why males? Because the males are responsible for their females. हम अभी भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं, तो अगर कोई मेल सुन रहा है, दैट पर्सन, इफ इट्स अ यंग पर्सन, शुड टॉक टू हिज मदर, हिज सिस्टर, एंड इफ इट इज़ एन ओल्डर पर्सन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डॉटर, योर वाइफ, योर मदर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल्स ऑल्सो टू बी equally informed about this. 2 very important aspect I cannot stress more upon is vaccination. You should get yourself vaccinated. बच्चे 9 to 5 वैक्सीन कर, 9 to 15 years of age वैक्सीनेशन दिलाना है. 15 to 26 years की महिलाओं को वैक्सीनेशन दिलवाना है. कन्विंस योर बॉयज़, बच्चों को भी, लड़कों को भी 9 to 26 years के वैक्सीन दिलवाना है. दूसरी बात, स्क्रीनिंग. लोगों की मेंटालिटी होती है, अरे डॉक्टर तो ऐसे ही पैसा ले रहा है, तो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दीजिए. अगर कोई दिक्कत ना हो तब भी डॉक्टर के पास 30 साल की उम्र के बाद जाइए और हर 5 साल में अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करा लीजिए. तीसरी बात और आखिरी बात कि इवन दो बताया गया है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है कि आप अपना स्तन खुद से हर महीने एक बार देखें, तो जैसा कि स्टडीज़ बताते हैं, इट इज़ नॉट हेल्पिंग एज सच इन अर्ली डायग्नोसिस, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड इट दैट एटलीस्ट द फीमेल इज़ अवेयर ऑफ हर ओन स्ट्रक्चर, ताकि अगर कुछ भी उसे फील होता है तो वो जल्दी से जल्दी जा सके. And one very important thing which I've forgotten in this whole discussion was to understand that breast cancer and some other cancers are hereditary. वो families में run करते हैं. So if you have females in your family who's a close relative, maybe a mother or a sister or a mausi who has breast cancer or who has ovary cancer or endometrial cancer, then those are the cancers which run in families. You should get them tested. You should get yourself tested. And then they have their implications कि जिस तरह से हम सर्विक्स में स्क्रीनिंग करते हैं, उसी तरह से ब्रेस्ट की भी स्क्रीनिंग होती है. तो वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाएगी. ऐसे स्क्रीनिंग मैमोग्राफी 40-45 के बाद होती है. सो दीज आर थिंग्स जो कि आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, और अगर ऐसे सिचुएशंस आए तो यू शुड बी अवेयर दैट दिस नीड्स टू बी डन. आप खुद एक गायनेक oncologist हैं. How often do you get yourself checked? Yes, I think doctors are the worst patients. But recently, I got my mammography done
and I have got my screening test done twice. Okay, great. So my cervix cancer screening is done twice, and my mammography was done last month. Okay, Dr. Anjali, it was so nice talking to you. आपने हमें बहुत चीज़ें बताई, बहुत नॉलेज दिया. हम सब, हर फीमेल या मेल, इस एस्पेक्ट से बहुत दूर थे, इस रियलिटी को जानते थे बट एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. तो अब इस एपिसोड के हेल्प से मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, प्लीज़ बहुत ध्यान से इस एपिसोड को एक बार फिर देखें, सुने, समझें, महसूस करें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. Thank you very much. थैंक यू. सो अगर आज आपको हमारा एपिसोड पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनकी आप केयर करते हैं. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में उन्हें डालें और आंखों के सफ़र के माध्यम से हम उनके आंसर्स डॉक्टर अंजलि से लेंगे और आपको रिवर्ट करेंगे. सो थैंक यू. हैव अ गुड डे.